व आला आले मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं हूं अली अब्बास। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो शिकायतें करते हैं, जो कंप्लेंट्स करते हैं और जो बढ़ के मारते रहते हैं। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो बहुत सारी बातें इस तरह की करते हैं जैसे कि हुकूमत ख़राब है, सोशल प्रेशर्स हमारे ऊपर बहुत हैं, हम गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं, इस मुल्क में तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस मुल्क के तो हालात कभी भी ठीक नहीं है, हुकूमतें भी इनको ठीक नहीं लगती, सड़कें भी ठीक नहीं लगती। और एक वो लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करते रहते हैं और जो क्राइसिस में भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकालते हैं। हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि मैं आपसे ऐसी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाऊं जो कि दूसरी तरह की हैं। आज भी मैं एक शख्सियत इस तरह की ढूंढ के लाया हूं जिन्होंने हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ की बात की है, अपॉर्चुनिटीज़ तलाश की हैं, उनको ग्रैब किया है और सक्सेसफुल तरीके से उसको पूरा किया है। ख़ास बात इनकी ये है कि इन्होंने ज़िंदगी में कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं किया। वो राज भी इनसे पूछेंगे। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ फ़र्रुख शहबाज वड़ाई साहब से, जो कि जर्नलिस्ट हैं, मीडिया पर्सनैलिटी हैं और इसके साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फ़ारूक साहब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ारूक साहब, ये बड़ी हैरानकुन बात है, लोग सीवीज़ भेजते हैं और वो कहते हैं हमें जॉब नहीं मिलती। आपने कभी सीवी नहीं भेजी और जॉब्स आपके पीछे पीछे हैं, ये क्या राज है? मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैं आपको सही बात बताऊँ तो मैं अभी मास्टर्स का स्टूडेंट था, तो मेरी कई जानने वाले लड़के लड़कियाँ वो मुझे मैसेज करती थी कि हमने एमफिल कर लिया, हम आपको सीवी भिजवाते हैं, तो आप ज़रा प्लीज़ किसी इदारे में कह दें या देख लें कहीं पे जॉब हो। तो मैं हैरान होता था कि यार मैं तो काम कर रहा हूँ कहीं ना कहीं पे, और मैं अभी मास्टर्स मेरा मुकम्मल नहीं हुआ, मैं जर्नलिज्म में पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो यार इनको क्यों नहीं जॉब मिलती? अच्छा, ये मैंने फ़र्क तलाश करने के लिए, सर आपने कहा क्या चक्कर है, मैंने भी चक्कर तलाश करता रहा। सर हमारे साथ बड़ा मामला हुआ है, हम लोगों ने डिग्रियां हाथ में लेके घूम रहे हैं, हम काम नहीं सीखते, हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होना चाहते, हम लोगों की मजबूरी नहीं बनना चाहते। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन ये अल्लाह का फजल ही है ना कि मैंने आज तक वाकई किसी को सीवी नहीं दी। बाद में तो आपको देना पड़ता है, जब नौकरी पे आ जाते हैं आप, तब तो आपको अपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले लोगों ने बुलाया है, खुद बुलाया है कि हमने ये काम करना है, हम ये करना चाह रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं जी। मैं आप उनको 3 रास्ते दिखा देता हूँ, मैं कहता हूँ ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है। अब आप अपने आप को, इतना ही मुश्किल दौर है, कहीं ना कहीं आपको मनवाना पड़ता है अपने आप को। फिर यहाँ पर अब ये आ गया कि एक बंदे को 2-2 3-3 किस्म के काम करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ लोग या तो एक ही काम पे स्टक हो जाते हैं या फिर डिग्री लेके स्टक हो जाते हैं। वो कहते हैं यार चलो पहले मास्टर्स करते हैं, फिर एमफिल करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे, फिर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए हमारे जैसे जॉब में आ चुके होते हैं, वो अपना नाम बना चुके होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में कब्जा कर चुके होते हैं, किस्म पे पोजीशंस पे आ चुके होते हैं, फिर उनकी जगह नहीं रहती। फिर वो आके बदकिस्मती से वही जो इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो हमारे साथ ही कहीं पर सबऑर्डिनेट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तब भी हमें उनको सिखाना पड़ रहा होता है। तो पाकिस्तान के अंदर डिग्री जरूरी नहीं है, डिग्री से ज्यादा काम आना जरूरी है। 1 2 3 स्टेप्स बताएं, जैसा कि आपने कहा कि लोगों की मजबूरी बन जाए। ये मतलब जुमला बड़ा अच्छा लगा मुझे आपका, लोगों की मजबूरी बन जाए। आप कौन कौन सी मजबूरी बनते हैं लोगों के? ये तो मजबूरी देखें जी, मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन थी जी, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी हमने आना अपना एक पीआरओ रखना है, ठीक है, और आप बताएं कि आपका ये कोई लिखने पढ़ने का है, कॉलम भी लिखते हैं, कहानियां भी, ये भी, तो आप क्या कर सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा जी पहली बात तो ये मैं डिग्री कर रहा हूँ, पार्ट टाइम काम करूंगा, 2 से 2.5 घंटे आया करूंगा यहाँ, ठीक, अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो फिर आऊंगा नौकरी पे। उन्होंने कहा जी मंजूर है, काम क्या करेंगे? मैंने कहा जी काम आपके अखबारात में खबरें, ओके, आपकी जहाँ जहाँ पे मीडिया हाउसेज में आपका पैगाम पहुंचेगा, उनको पता चलेगा कि आप लोग काम कर रहे हैं, मीडिया प्रोजेक्शन होगी, मीडिया प्रोजेक्शन होगी। दूसरा ये कि आप जो यहाँ पे बच्चे इतने पढ़े हैं आपके पास, आपके 400 350 स्कूल हैं, आपने उनकी जो गैर निसाबी सरगर्मी होती है उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा जी हम खेल रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। मैंने कहा जी मेरी एक्सपर्टीज है, मैं बच्चों के लिए कहानियां लिखता रहा हूँ, मैं उनको उस तरफ ले आया। मैंने कहा जी आप यहाँ पर मैगजीन शुरू करें, सही, नीचे खरीदने वाले लोग मौजूद हैं, आप स्कूल्स को कहेंगे आप ये परचेज करें, बच्चे लेंगे, आपने खुद से दिया, दे दिया, नाम भी ले सकते हैं दायरे का, आप दायरे रकम स्कूल, दायरे रकम, ठीक है, ठीक है। इसी तरह और 2-3 जगह पे मैंने उन्हें फिर इसी तरह 1 से 2-3 मैंने फिर आपकी जो पोजीशंस पे होते हैं लोग,
उनको मैंने कहा जी देखें, आपको ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो मीडिया हाउसेस को पता हो कि आप कौन लोग हैं, आपकी अच्छी हो मरासम उनके साथ। प्रोजेक्शन का तो हर किसी को शौक है, ठीक है। अब ये नहीं है कि उनके पास बजट नहीं था, खुदा ना खास्ता उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं थी, उनके पास सब कुछ था, रिसोर्स नहीं था। हाँ, उनको ये नहीं आइडिया नहीं था ये वाला कि इसको करना कैसे है। आइडिया भी होता है समटाइम, मेरे से पहले भी किसी लोगों ने कहा होगा उन्हें कि ये मैगजीन कर लेते हैं इस तरह, और किया भी होगा, कोशिश भी की होगी। उसके साथ साथ मैंने कहा जी ये जो है ये न्यूज़ लेटर जो है आपका निकल रहा है, इसको भी मैं ऑर्गेनाइज कर दूँ। ये जो आपकी स्कूल्स की सरगर्मियाँ होती हैं ऑफिशियल, ये जो आप अंदर ही या सरकारी दफातर में भेजें, यहाँ पर भेजें, वहाँ पर भेजें, वो ये 2-3 चीज़ें इस तरह से जब डिस्कशन में आई तो वो क्लिक होगी। और उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मेरी शराइत के ऊपर, मैं वाहिद बंदा था जो ऑफिस में इतने कम टाइम के लिए जाता था और एक हैंडसम, मुझे उस वक्त के हिसाब से हैंडसम पे मिलती थी। उसके बाद जो जो मेरी फरमाइशें होती थी वो मानते थे। तो ये क्या है जी, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था, मेरे चचा की कंपनी नहीं थी, कोई स्कूल मेरे चचा के नहीं थे। तो लोग तो कहते हैं सिफारिश के बगैर जॉब नहीं मिलती, अगर कोई मामू, कोई ताया, कोई चाचा ना हो तो कोई एंटर नहीं होने देता। आप कैसे एंटर हो जाते हैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, इतने बड़े मालकान को आप कैसे मिल लेते हैं? सर मेरे ख्याल में ना, आपको आपके पास क्या है और उनके पास क्या नहीं है, ओके, ब्रिजिंग द गैप। यस, बस इतनी सी गेम है सारी। हाँ, पाकिस्तान में वाकई जॉब नहीं मिलती अगर आपके पास टैलेंट ना हो, सही है, अगर आपके पास स्किल ना हो। सर आप मुझे बताएं, आपका ये पूरा दायरा है, यहाँ पर आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप क्या देखते हैं लोगों में? 2-3-4 लोगों को जब बुलाते हैं किसी भी जॉब के लिए, आप इवन चाय पिलाने वाला भी आपने रखना है, तो आप करते हैं, आप देखते हैं कि यार ये बंदा क्या है, यार ये बंदा 5 बजे के बाद भी अगर मेरे मेहमान आ रहे तो रुक जाया करेगा। अच्छा, इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है? सारे आना चाहते हैं, 9 से 5 वाली सारी ड्यूटी करना चाहते हैं। सही। इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है? यार कोई चाय अच्छी बनाता है, सर्व अच्छे तरीके से करता है, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में रहा है, या इसका सलाम दुआ अच्छा, ड्रेसिंग अच्छी करता है, हमारे मेहमानों के सामने जब आया करेगा, चाय रखा करेगा तो वो कहेंगे यार इन्होंने स्टाफ बड़ा अच्छा रखा होगा। अच्छा, फर्क शहबाज वड़ाइच और सुहेल वड़ाइच, ये आपको इस नाम से बड़ा जाना जाता है, तो क्या आपके रिश्तेदार हैं सुहेल वड़ाइच साहब? सुहेल वड़ाइच साहब मेरे ख्याल से अक्सर सवाल आपसे लोग करते होंगे। सुहेल वड़ाइच साहब, मुझे लोग पूछते हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब आपके क्या लगते हैं जी? मैंने कहा जी मेरे दिल को लगते हैं, मेरे दिल के बहुत करीब लगते हैं। तो वड़ाइच साहब के साथ एक ऐसा है, हम इकट्ठे सफर पे भी जाते हैं ना जब, तो लोग कहते हैं ये आपका बेटा। तो उन्होंने ना सुहेल साहब से 2-3 मरतबा उन्होंने पूछा, हम मान गए हुए थे वापसी पे एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अब मैं भी कहीं ना कहीं पे आ रहा हूँ, ये वो लोग थोड़ा बहुत जानते, तो लोगों ने उनसे पूछा ये आपका बेटा है? नहीं, मेरा छोटा वीर है। अच्छा, ठीक है। वो उनके साथ अब जो भी है वो, मैं बाज़ दफ़ा ये चीज़ें भी नहीं करता। मैं ऐसे कहता हूँ कि बाज़ दफ़ा हमारे पाकिस्तान में ये है, जिस तरह छोटी सी एग्जांपल इसमें दे देता हूँ, इलामा इकबाल के जो बेटे हैं उनके पास मैं गया, उनसे मैंने मिला, बातें शातें की, तो मुझे 1.5-2 घंटे बाद एहसास हुआ कि वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं भी कुछ हूँ, लेकिन इलामा इकबाल की शख्सियत के नीचे उनको दबा दिया उनके मुरीदों ने। तो सुहेल वड़ाइच साहब के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, अजीजदारी सब कुछ है, लेकिन वो मैं मोहब्बत भी है, अब उसको जरा पब्लिक नहीं करता लोग, फिर जो कि बहुत बड़े आदमी हैं, तो बाज़ दफ़ा लोगों को ये होता है कि वो उसके नीचे भी हम कहीं ना कहीं दब जाते हैं। अच्छा, आप बड़े जर्नलिस्ट जैसे मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, सलमान आबिद साहब हैं, सुहेल वड़ाइच साहब हैं, जावेद चौधरी साहब हैं, आप इनके साथ सफ़र करते हैं, ओमान तक आप इनके साथ गए, तो ये सफ़र में लोगों के साथ जो स्पॉन्सरशिप्स हैं ये कैसे लेते हैं आप? ये इसकी तो सब ख्वाहिश रखते हैं, तमाम जर्नलिस्ट की ख्वाहिश होती है कि हमें मुख्तलिफ फोरम से बुलाया जाए, हमारी बात सुनी जाए, हमें तज़ीरा ही मिले, आपको फिर वापसी पे कुछ लिफाफे भी मिलते हैं, इसके राज बताएं, ये सारा कुछ कैसे करते हैं आप? साहब बात ये है कि ये तो अल्लाह का फजल है जो मुझ पे, मैं जब ये गया था इनके साथ, हम पाकिस्तान फेस्टिवल पे गए थे, तो यहाँ से तलत हुसैन साहब, जावेद चौधरी साहब, अताउल्लाह कासमी साहब, सुहेल वड़ाइच साहब और बड़े बड़े नामवर लोग यहाँ से गए थे जी, दूसरी इंडस्ट्री से भी। तो उसमें मैं सबसे यंग मैं था, ठीक है, बल्कि लोग वहाँ पर होते थे यार ये क्या वो। अब आपको बाज़ दफ़ा आपकी कोई एक चीज़ क्लिक हो जाती है, एक चीज़ के लिए, उन दिनों मेरी एक चीज़ क्लिक हुई थी। अच्छा, वो वज़ीर आला वाला सवाल था। अच्छा, उसके बाद तो वो एक धूम मची हुई थी, वो बड़ा वायरल हुआ था पूरे पाकिस्तान में। मेरी बुकिंग उसी टाइम हो गई थी, ठीक है, वरना वो उसमें कोई वो नहीं था। और उसके बाद जो आप लिफाफों वाली बात करते, भाई हम यहाँ से गए थे 7-8-10 दिन वहाँ पे हमने गुजारे थे, तो अपनी जॉब्स वगैरह को छोड़ के गए थे ना, तो बेशक हमें आगे वो पे मिली, लेकिन हमारा टाइम खर्च हुआ ना, तो उस पर उन्होंने जो हमारे मेजबान थे उन्होंने हमें वापसी पे सबको लिफाफे दिए थे। ठीक है, वो लिफाफे हमने लिए थे, वो जायज लिफाफे नहीं, वो तो जायज है। अच्छा, ये बताएं कि जर्नलिस्ट का मैंने कम्युनिटी का एक मसला देखा है, वो भड़कें ज़्यादा मारते हैं
और मशहूरी, अपनी मशहूरी को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, घर में भी बढ़ के मारते हैं कि मैंने आज वज़ीर आज़म को रुला दिया, मैंने आज इस वज़ीर आला की कपड़े उतार दिए। तो उनके पास कोई पैसा कमाने का तरीका नहीं होता, वो उनकी ज़िंदगी उस तरह से कंफर्टेबल नहीं होती जैसे कि होनी चाहिए। तो कोई तरीका आप बता सकते हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हो चुके हैं अब तक, वो क्या ऐसा आप करें? क्योंकि देखें अखबार में भी लोगों को निकाला जा रहा है, बल्कि आधी से ज़्यादा अखबार तो बंद हो चुकी हैं, टीवी चैनल्स में निकाला जा रहा है लोगों को। अब ये क्या ऐसा करें कि ये अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं? क्योंकि स्किल तो इनके पास होती है, रिलेशनशिप्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग जो सहाफ़ी जो है वो जितने लोगों को जानता है, मेरे ख्याल से कोई और प्रोफेशन का बंदा नहीं जान सकता। जैसे दो चीज़ें हुई हैं इसमें। एक तो ये है कि सहाफ़ी जो है वो बड़ा पावरफुल आदमी होता है, ठीक है, चाहे वो मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रहा हो, लेकिन उसको चेयरमैन, नैब, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म सारे जानते होते हैं, ठीक। और उसके लिए ये भी बड़ा ग्लैमर होता है। हम जब लोग आए ना तो हमने कहा यार ये क्या हमारे पास ये कार्ड है, ये माइक है, इसकी क्या पावर है यार। लोग तो दूर दूर से हमारे पास चल के आते हैं और कहते हैं जी ये मेरा ये काम करवा दें, ये सिफारिश करते हैं, सर आप ये करवा दें, और हमें हाँ बड़ा मजा आता है इसका। और फिर वुज़रा आपको आवाज़ लगा के वो मेरी बात सुन लें, आप जरा मेरे से, आप वुज़रा आपको कहते हैं जिनके पास करोड़ों लोग आते हैं कि जी हमें का अच्छा ये बड़ा है, हम लोगों को बड़ा करता है। हम कहते हैं यार सानू गवर्नर जानता है, सानू वज़ीर आला जानता है। बाज़ दफ़ा हम इसमें मारे भी जाते हैं। अब पहले तो ये था कि हम कहते थे यार जो जर्नलिस्ट साथ काम करता है ना, अपने पेशे के अलावा कोई काम करता है साथ, तो हम उसको बददियानत करते हैं। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी हुई कि हमने प्रेस क्लब्स की मेंबरशिप इवन तक ये इस पे मंसूख कर दी जाती थी। अगर कोई अपना काम करता अपना वो कहते थे कि सहाफत कुल वक्ती पेशा होना चाहिए। अच्छा, जो काम कर रहे हैं आपको ये करना चाहिए। लेकिन अब आपको वो टाइम भी नजर आया कि जब लोग बेरोजगार, अब जो काम नहीं करता वो मारा जाता है, मतलब प्रेस क्लब की मेंबरशिप करें क्या करेगा करे सर। ये देखें कि सहाफी को अपनी पावर पहचाननी है। अब मैं अगर मुझे 50,000 जितने भी लोग जानते हैं, मुझे देखना कि यार ये काम के लोग क्या हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैं पहले भी कहीं पे मैंने अर्ज की थी कि मैं लोग क्राइसिस में है ना यार, बाई गॉड मेरे पास 5-6 जॉब्स के ऑफर है इसमें। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा इसमें क्या है कि मैं कुछ और तो नहीं, जादू तो नहीं मैं कर रहा। इसमें यह है कि यार आपने जो अपना सीखा है, लर्न किया है, अब लोगों को बताएं यार, अब आप उनको मार्केट कैसे कर सकते हैं। अच्छा मार्केट, अब हर बंदा ब्रांड बनना चाहता है। हर बंदा देखिए, हर बंदे की ऑर्गेनाइजेशन भी इंडिविजुअली, वो उसे पता है कि मेरे कारोबार की बढ़ोतरी तब होगी, ग्रोथ ही तब होगी जब मैं कुछ बनूंगा। लोग किसी बात पे यकीन करते हैं तो उसे ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, समझ गया। ब्रांड बनाएं, लोगों को ब्रांड बनाएं। अगला सवाल सर, इस टाइम आपके पास सहाफ़ी हैं, उनके पास लिखने की सलाहियत अच्छी होती है, उनके पास बोलने की सलाहियत अच्छी होती है। इस टाइम यूट्यूब चैनल्स अच्छे चल रहे हैं। आप लोगों को पकड़ लें, आप शख्सियात को पकड़ लें, कंपनीज के पास चले जाएं, आप उन्हें कहें हम आपको सोशल मीडिया पे प्रमोट करें, ठीक है, आपको ये हम कॉलम्स पे कर सकते हैं, लिखते हैं। लोग प्रोफेशनल राइटिंग कर रहे हैं इस तरह से। लोग जितने बड़े लोग हैं वो खुद तो नहीं लिख सकते, लोग किताबें लिखवाना चाहते हैं, लोग किताबें लिखते हैं। अच्छा, क्लाइंट कैसे ढूंढे? अब ये तो समझ आ गई, आपने एक बात की कि अपनी पावर को पहचानें और आप लोगों को ब्रांड करें और ऑर्गेनाइजेशंस को ब्रांड करें, यह भी बात समझ आ गई। आगे आपने कहा यूट्यूब चैनल्स भी बना लें, आप उनकी किताबें लिख सकते हैं, आप उनके कॉलम्स लिख सकते हैं, आप उनके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में, अखबारात में, मैगजीन्स में और यूट्यूब चैनल्स पे उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बात सारी समझ आ गई। अब अगला मरहला है क्लाइंट ढूंढने का, वो कैसे मिलेगा? सर क्लाइंट मार्केट ओपन है, आपके सामने पड़े हैं, आपने उन तक पहुंचना है। अब जरा आप लिस्ट बना लें, लाहौर के अंदर, सिर्फ लाहौर के अंदर कितनी सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। जी बिल्कुल, स्पेस मौजूद है। अभी तक आप देखें कि सिर्फ सोशल मीडिया के लोग चंद बड़ी एक कंपनियों ने रखे हैं, या चले अब ये रुझान नीचे की तरफ आ रहा है। जी जी, अभी भी आप बहुत सी कंपनियां मौजूद हैं जिनको आप बता सकते हैं। पहले लोग रखा करते थे पीआरओ। जी जी, ठीक है। अब सोशल मीडिया का अलग बंदा रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को सोशल मीडिया का अलग महाज बन चुका है। इसको पहचान लें। आप लोगों के पास जाए, उन्होंने कहा जी आपकी पूरी स्पेस खाली है, आप जॉर्डन कर लें, 500 सीईओ को पकड़ लें। आप कंपनी कहाँ से सर मिलेंगे, कहाँ से? गूगल पे जाएं, सर्च करें, उनके नंबर मिल जाते हैं, उनके ऑफिस के नंबर होते हैं, उनको लेटर लिखे, उनको ईमेल लिखे, उनके दफ्तर जाके उनको खत दें, कहीं ना कहीं से तो मिल जाएंगे ना। दूसरा साफी जो होता है ना, इतने मासूम नहीं जितने आपने समझ रखे हैं। साफी के पास वजीर आजम से लेके नीचे तक सबके नंबर आ जाते हैं। इनके लिए कोई मसला नहीं किसी तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। आप सिर्फ लिस्टें बनानी है आपने,
कहाँ पर आपको पोटेंशियल नजर आता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में पोटेंशियल नजर आता है, लोगों में नजर आता है, सब बाकी बातें आप छोड़ें। सियासतदानों के साथ राब्ते में होते हैं तो सियासतदान इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिनको चाहिए प्रमोशन, जिनको सब चाहिए, वो कहते हैं यार हमें कोई बंदा ना ऑर्गेनाइज करके हमारी एक्टिविटीज आगे पहुंचा दे। बिल्कुल ठीक है, आप इनको पकड़, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसकी प्रेस रिलीज बने, अच्छा चलेगी, सीओज आपके पास नहीं आते, आप ऐसा करें जी, एक इलाका लाहौर का कोई ले लें, आप सब्जा बाजार निकल जाए जी जी, आप देखें जाके कि किन की जो इनकम है वो इतनी इतनी है दुकानों की जी, चाहे वो हेयर ड्रेसर है, चाहे वो परचून वाला है, आप उन्हें कहें जी मैं महीने से आपसे इतने हज़ार लूंगा, 2,000 लूंगा जी, उसकी कैपेसिटी देख लें और उसके मुताबिक उसकी प्रमोशन करते जाए। अच्छा फारूक साहब, अनारकली में, उर्दू बाज़ार में और शालमी में और आज़म क्लॉथ मार्केट में और सोना मार्केट में, ये 5 ऐसी बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी वर्थ 1 अरब से ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक। तो क्या इन लोगों को आज तक किसी ने अप्रोच किया है? ये तो इनको भी शौक होगा कि हमारी भी जो सक्सेस स्टोरी है, और मोस्टली जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो मिडिल क्लास में पैदा हुए और मेहनत करते हुए वो किसी मुकाम पे पहुँचे, 20, 25, 30 साल लगाया, अब उन्होंने अपना एम्पायर बना लिया है। अब उनकी भी तो ख्वाहिश होगी ना, जो हमने जिस तरह सफ़र तय किया है, हमारी भी सक्सेस स्टोरी बताएं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा आपने ये नहीं देखा कि चंद ही लोग हैं, उन्हीं को सब लोग पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जो बहुत बड़ी एक मार्केट है वो खाली पड़ी है, उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा। लोग देख रहे हैं सारे बड़े जो टाइकॉन्स हैं उनकी तरफ। ठीक है, अब देखें ना, मैं आपने अपनी बात में सारी बात बता दी, आप हाल रोड चले जाए, हाल रोड है बहुत बड़ी मार्केट, ठीक है, इतनी बड़ी मार्केट है, आपको जहाँ पे जितनी जगह पे हम बैठे ना, इतनी जगह पे अगर कोई बंदा बैठा हुआ है ना, अरबपति होगा। यस, और उसमें आपको लेटरबाजी करना, ईमेल करना, ये भी फोन करना, मोटरसाइकिल पे चले जाए, किक मारें और वहां पर पहुंच जाए, उनको जाके बताएं, लेकिन आपको समझाना है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, उसके लेवल पे उतर जाए, उसे बताएं भाई आपने इतनी मेहनत की, आपकी जब मैं आपकी कामयाबी की कहानी सुनाऊंगा तो ये करोड़ रुपए की जो सेल है ये 2 करोड़ पे चली जाएगी। अच्छा, अमूमन फारूक साहब ये भी लोग कहते हैं सीईओज के हमारे पीछे नैब ना कहीं पड़ जाए अगर हम अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे, या कुछ लोग शाय होते हैं अपनी बात करते हुए क्योंकि कम्युनिकेशन उनकी इतनी पावरफुल नहीं होती, उनको कैसे समझाया जाए? सर उनको देखिए, एक तो बात ये है कि जिस बंदे ने तो अगर कोई ऐसी गड़बड़ की हुई है, लोग डरते तो हैं, हमारे यहाँ वैसे भी डरते हैं सामने आने से। एक तो जिसने फेयर किया, मैं कई लोगों को जानता हूँ, वो कहते हैं यार हमें कोई मसला नहीं बताने में। ठीक है, एक तो ये कि आप उनके पास जाए, आप उन्हें जो जितना वो बताना चाहते हैं, जितना वो दिखाना चाहते हैं, आप दिखा दें, वो उतना दिखा दें ना, उनसे ज्यादा लेके दिखाना है आप। ठीक है। दूसरी बात ये, कई लोग हैं जो कहें मैं इंटरव्यूज नहीं दे सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, उसकी कोई प्रोडक्ट तो है ना जिसकी बेस पे बना हुआ है, आप उसकी प्रोडक्ट में उसकी कामयाबी की कहानी सुना दें। अच्छा, उसके लिए जरूरी थोड़ी कि उसका होना जरूरी है कि वो बात सुनाए। आप सुनाएंगे जनाब ये 1980 की बात है जब ये हुआ, आप वैसे कैजुअल उनसे बातचीत करके रिकॉर्डिंग कर लें, उसकी डॉक्यूमेंट्री टाइप जो है सब कुछ बन सकता है, ये बन सकता है। फिर आप उनकी देखें, उधर एक बिरयानी वाला बैठा है, वकास बिरयानी, ठीक है, बज़ाहिर तो वाइल बैठे हैं इस तरह से, लेकिन क्या कमाई करते हैं? आप बताएं जनाब ये कब शुरू हुई, कैसे हुई, टेस्ट क्या था, इसमें क्या इनका मुख्तलिफ है, क्या चीज़ें, सर उनकी प्रमोशन होगी। अच्छा, वैसे पाकिस्तान की जो जितनी भी अपनी ज़ाती स्टोरीज जितनी प्रमोट होंगी, मेरे ख्याल से यूथ में भी एक मोटिवेशन आएगी और यूथ में भी एक होप क्रिएट होगी कि अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सर मैं आपको, कल मुझे एक 20वें ग्रेड का ऑफिसर मिला, उसने कहा जी पिछले 6 माह से हमारी 8,000 या 7,000 भर्तियां होने वाली हैं। अच्छा, 6 माह से ज्यादा ही अरसा गुजर चुका है। ठीक है। वो कहता है जी जो बंदा कोशिश करता है, या तो प्रेशर आ जाता है, दूसरा या फिर पीछे से आ जाता है खजाने वालों का कि जी बजट नहीं, इतनी भर्ती नहीं हम कर सकते। ठीक है। वो कह रहा है इतनी सीटें खाली पड़ी हैं और आगे जो क्राइसिस आ रहा है ना, इसमें जॉब्स मजीद कम होनी। अच्छा, कम होंगी। ठीक है। लोगों को पता क्या था यहाँ पर, लोग कहते थे यार सरकारी जॉब, बच्चों को आपने कह दिया वालिदैन ने सरकारी जॉब करनी, CSS कर लो, ये कर लो, वो कर लो, यार किसी तरह सरकारी में अड़ जाओ बस। सर अगला दौर जो है ना, ये आपकी जॉब्स का नहीं है। अभी तो देखे गवर्नमेंट अभी सोच रही है कि पेंशन हम बंद कर दें, ठीक है। अगर ये क्राइसिस आ गया तो इसका मतलब ये है कि अगली जितनी जॉब्स आएंगी वो कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ करेंगी, मुश्किल नहीं होगी, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ करे 6 महीने का, 2 साल का, साल का, तो क्या करे। हाँ, अब लोगों को अपॉर्चुनिटीज खुद बनानी पड़ेगी। छोटा सा आप अपनी आप कहते हैं शर्म कोई नहीं है ना सर, माइंडसेट इसी तरह बनेगा। अब मुझे आपको ये कहानियां जो हम अभी सुनाना शुरू हुए ना लोगों की, ये सुनानी होंगी। हमें बताना होगा भाई, बरकत मार्केट में अगर आप स्टॉल बाहर लगा लो और शॉप में बेचना शुरू कर दो, तो हो सकता है कि एक टाइम ऐसा है कि आप वहां पर 3-4, एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, लोग सीख सकें इससे। जी जी। एक मेरा हेयर ड्रेसर लड़का वाकई बना, बड़ा ईमानदार और काम का भी एक्सपर्ट अपने,
सर इधर एक इलाका है सब्जादार से आगे मरगजार कॉलोनी उधर पास, वहां पे उसने क्या किया कि सर सफाई दे दी उतनी पैसों में। सफाई दे दी, मतलब कोरोना आया, उसने कोविड में उसने शीशे के वो लगवा दिए ताकि लोग एक दूसरे को वो बूथ बना दिए बड़े मजेदार किस्म के। साथ उसने लगा दिए चिलर। अब वहां पे उस इलाके में इतना बड़ा एसी वो चिलर जो लगा होता है वहां पे तस्वुर ही नहीं, उसने लाइटिंग कर दी, उसने उसके फेसबुक पे प्रमोट किया। उसने क्या किया, छोटा सा पेज बनाया, आपको कटिंग करने का उसने पूछा कैसी लगी आपको, आपने कहा जी अच्छी लगी, उसने कहा सर ये रिकॉर्ड करवा दे। उसने गिराया, वो रिकॉर्ड किया और पेज पे लगाना शुरू कर दिया। सर वो चीजें वायरल होना शुरू हुई। फिर उसने छोटी छोटी चीजें, उसने कहा जी मेरी सोसाइटी जिसमें मैं बैठा हूँ यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, यहाँ के जो कुरान पाक पढ़ते हैं बच्चे, उनकी मैं फ्री कटिंग कर दिया करूंगा। अच्छा, सिक्योरिटी वालों की फ्री कटिंग किया करूंगा, इस दिन मेरे पास आ जाए। बड़ा क्रिएटिव आइडिया ना। इस तरह से उसने किया। मैं आपको बताता हूँ सर, 4 महीने पहले 5 महीने पहले मैंने उसे कहा यार तुम बड़े ईमानदार हो और तुम बदलते हालात पर भी नजर रखते हो। उसने मुझे एक बात बताई, उसने कहा जी कोविड में, मैंने कहा तुमने क्या किया कोविड में तो लोग कटिंग नहीं करवा रहे थे। उसने कहा जी मैंने लोगों को कहा जी हम अच्छी कटिंग करेंगे आपकी और आपके घर आके करेंगे और सारा हम साफ रखेंगे काम। और मैंने अपना फोन ऑन कर लिया और कहता मैं कहीं और चला गया, फोन ऑन कर लिया, मैं लोगों को कहता था आप फोन करें, बुकिंग करता था फोन पे और अपने काम वालों को कहता था सारे पैसे जितने मिलेंगे वो तुम्हें मिलेंगे। मैं उसमें से 1 रुपया नहीं लूंगा, लेकिन करना क्या है, सफाई से करनी है और ये गाहक मेरा दौड़ना नहीं चाहिए। कहता जी मैंने 1 रुपया नहीं कमाया उसमें, लेकिन मैं कहा यार तुम्हें फिर क्या फायदा क्या हुआ। हाँ, उसने कहा जी क्लाइंट मेरा सारा हो गया पक्का। आज देखे मेरी ये दुकान अभी शटर मैंने ऊपर किया है तो सारे आगे खड़े हो गए, वो सारा कहीं नहीं गया। मैंने उसे कहा यार तुम 2 चीजें हैं, ईमानदार हो और बदलते हालात पर नजर है तुम्हारी। एक दिन आएगा कि तुम्हारी यहाँ पर लाहौर में दुकानें होंगी। सर आज उसकी दूसरी दुकान खुल रही है, मैं जा रहा हूँ, मुझे इफ्तिताह करने के लिए उसने बुलाया। आज उसकी दूसरे हेयर ड्रेसर की बैरी आउटलेट में दुकान खुल रही है। जबरदस्त, छोटी सी बात है जो हमने उससे सीखी है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हिना परवेज भट्ट ने आपके बारे में एक बड़ा जबरदस्त कमेंट किया। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में 2 इंटरव्यूज़ हुए हैं, एक सुहेल वड़ाई साहब ने किया है जिससे मुझे बड़ी पॉपुलैरिटी मिली, और एक फ़ारूक शहबाज वड़ाई साहब ने किया है जिसने मेरी पॉपुलैरिटी में एक नया जंप दिया है। तो ये कैसा लगा आपको कमेंट अपने बारे में? देखिए अली भाई, इस तरह के कमेंट तो हमें मिलते हैं ना, मैं आपको अब एक से दूसरा कमेंट भी सुनाऊंगा। ये हिना परवेज भट्ट ने सैकड़ों इंटरव्यूज दिए हुए, सारे लोग जानते हैं उसे। तो मैंने वो ये इस टाइम में उसको एक स्टेटमेंट थी, अर्तुगरुल ड्रामा बड़ा चल रहा था, उस हवाले से मैंने सवाल कर लिया, उसने वो जवाब दे दिया, तो उसमें एक पॉपुलैरिटी। दूसरा मैंने उसका लाइफस्टाइल एक डिफरेंट तरीके से दिखाया, फिर उसकी कहानी बताई, स्टार्ट कहाँ से हुई, लंदन में पढ़ती थी ये वो, उनको उसका फीडबैक आ गया। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा, लोग तो बड़े कॉम्प्लीमेंट देते हैं। मैंने शेख रशीद साहब से सवाल पूछा, तो सवाल वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन से बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि तुम हमेशा मुझसे वो सवाल पूछते हो जो मेरे कद से भी बड़े होते हैं। अच्छा, तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था कि एक बंदा था जो मेरी तारीफ कर रहा है, जो सारे मीडिया को आगे लगाया हुआ है और इतना पुराना आदमी है, वो मुझे कह रहा है मेरे से कद से बड़े सवाल करते हो। तो ये तो जब हम काम करते हैं यही हमारा फल है जो हमें लोग देते हैं, आप जैसे लोग याद रखते हैं और लोग ये कहते हैं, कमेंट करते हैं हमारे को, यार इसने वो सवाल किया था, इसने वो इंटरव्यू किया था, हमारे वो हम पॉपुलर हो गए या हमें अच्छा लगा। यही हमारा। फ़ारूक शहबाज भाई साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये गुफ्तगू आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी और आप फ़ारूक शहबाज वड़ाइच का कॉन्फिडेंस और उसमें जो मोटिवेशन है वो आपको इस इंटरव्यू में ज़रूर नज़र आई होगी। और जिस तरह के इन्होंने जो आइडियाज़ दिए कि आप लोगों को ब्रांड कर सकते हैं, आप लोगों की वेबसाइट बना सकते हैं, उनका सोशल मीडिया पेज चला सकते हैं, क्योंकि हर किसी को शौक़ है कि उसकी पजीराई हो, क्योंकि वो चाहता है कि मैं पहचाना जाऊँ, मैं जाना जाऊँ। और अब ये गैप जो फिल करेगा, ख़ास तौर पे जो जर्नलिस्ट है, उसके पास कलम की ताकत होती है, उसके पास बोलने की ताकत होती है। अगर वो इन दोनों ताकतों से उस शख्सियत को प्रोजेक्ट कर सके तो आपके लिए बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वेट कर रही हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।